तो दोस्तों, आपने देखा होगा प्रकृति के अंदर कितने बदलाव आते हैं और प्रकृति पल पल बदलती है। हमें पता है कि गर्मी के मौसम के बाद बारिश होती है, बारिश के बाद ठंड होती है और हमें इस बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है, अपने आप को समायोजित करना होता है। यानी अगर हम समायोजित ना करें तो हमें अपना जीवन नष्ट करना होगा। यानी प्रकृति हमें बदलाव करने पर मजबूर कर देती है। प्रकृति कहती है कि आप हमारे हिसाब से बदलिए। बारिश के मौसम में पक्षी नए घोंसले ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इन्हीं घोंसलों में रहेंगे तो हम भीग जाएंगे और हम मर जाएंगे। जानवर भी अपने आप के दिनचर्या में बदलाव लेकर के आते हैं और अपने आप को बचाते हैं। उसी प्रकार से इंसान भी अपने आप को बचाता है। वो छत के नीचे चला जाता है, वो घर के अंदर रहता है ताकि वो इस बारिश से बच सके, इस ठंड से बच सके, इस गर्मी से बच सके। यानी जीवन में आप हम हर किसी को बदलाव लाना होगा, अपने आप को समायोजित करना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना होगा। हमारे जीवन में भी पैसे इस प्रकार से होते हैं कि हमें इन पैसों को खर्च करने के लिए अपने सोच में बदलाव लाना होगा, एडजस्टमेंट लाने होते हैं। यानी जीवन के अंदर अगर देखा जाए तो ये पैसे भी हम सोच समझकर खर्च करते हैं। लाइफ में एडजस्टमेंट्स होते हैं और बिना एडजस्टमेंट्स के ये लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा ही कोई एडजस्टमेंट बिजनेस में होता होगा? क्या बिजनेस में खर्चे होते होंगे? क्या बिजनेस में इनकम होती होगी? बिल्कुल हाँ, इन बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, इनकम होती है। तो क्या बिजनेस अपने आप को एडजस्ट करता होगा? तो उसका आंसर है यस। बिजनेस भी अपने आप को बदलता है, राइट? किस हिसाब से बदलता है? जब सरकार के नियम बदलते हैं, इस बदलते नियम में बिजनेस को अपने आप को बदलाव लाना होता है। जब खर्च बिजनेस के अंदर बढ़ जाते हैं तब इन खर्चों को एडजस्ट करना पड़ता है, या तो कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है। तो बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट्स होना तय है, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट्स के जब जीवन नहीं तो उसी प्रकार बिना एडजस्टमेंट्स का बिजनेस नहीं। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा। तो आज देखते हैं क्या है ये एडजस्टमेंट्स और किस तरह से ये एडजस्टमेंट्स बिजनेस को मदद करते हैं। नाउ, जैसे जीवन जीने के लिए हमें हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं हम पूरी करते हैं, बिजनेस की भी कुछ जरूरतें होती हैं और इन जरूरतों को बिजनेस को पूरा करना होता है। आज हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट जरूरतों को समझेंगे, 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे और एक बार जब ये कंसेप्ट्स हम समझ जाएंगे तो ये फाइनल अकाउंट की सीरीज में ये एक नया एक अध्याय होगा, एक नया एक कंसेप्ट होगा जो आप अपने दिमाग में रखेंगे और अकाउंट्स में पेपर सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं क्या है ये एडजस्टमेंट्स। आप देख रहे होंगे कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे असेट्स हम खरीदते हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हमारे प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद एक ही होता है कि हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़े। बिल्कुल सही। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम नए नए तरह के असेट्स, नए नए तरह के उपकरण, नए नए तरह की चीजें हम खरीदते हैं। जिस समय हम इन्हें खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम इन्हें जरूर यूज तो करते हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें एडजस्ट करनी पड़ती है एंड दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है? लेट्स से दैट वी हैव परचेज्ड एन असेट। हमने एक असेट खरीदी और ये असेट हम यूज कर रहे हैं। Obviously, after using the asset, the value of the asset falls down. अब ये वैल्यू क्यों नीचे गिरेगी? Obviously, the efficiency of asset goes down. तो जब हम बिजनेस में कोई भी असेट खरीदते हैं, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है लेकिन असेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। This reduction in the value of asset due to wear and tear, due to usage, it is called as depreciation. So let's say हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी on 1st July 2023. On 1st July 2023 असेट परचेज करने के बाद हम ये असेट यूज करेंगे, राइट? एंड आफ्टर यूजिंग हम ऑब्वियसली हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऑन 1st जुलाई हमने असेट खरीदी, मान लेते हैं 12 लाख रुपए की असेट खरीदी। Now this asset we are going to use it in our accounting year starting from 1st April 2003 to 31st March 2024 for how many months?
सर ऑब्वियसली जुलाई से लेकर के अगर मार्च तक काउंट करें, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीने। हमने 9 महीने ये असेट यूज करी। सो फॉर 9 मंथ्स हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना होगा? हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं। नाउ ये जो प्रॉफिट आपने कमाया ये इन असेट के वजह से कमाया। अगर ये असेट ना होते तो हमारा ये प्रॉफिट जनरेट ना होता। तो ऑब्वियसली ये असेट के यूज के वजह से द बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन साथ साथ में असेट की वैल्यू कम हो गई या एफिशिएंसी कम हो गई। सो दिस एफिशिएंसी जो रिडक्शन हुई दैट हैज टू बी एडजस्टेड विद प्रॉफिट। इसीलिए हम ये जो डेप्रिसिएशन है इस प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे? लेट्स सी। सो हियर एट द एंड ऑफ द ईयर हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। लेट्स से 10% डेप्रिसिएशन। सो 10% ऑफ 12 लाख होता है 1,20,000, लेकिन ये 1,20,000 है 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना? सर ऑब्वियसली उसका हाफ कर लेते हैं, तो 1,20,000 का आधा होता है 60,000। 6 महीने का 60,000 तो 3 महीने का हो गया 30,000। हमें पता है कि 6 और 3 होते हैं 9, तो लाइक दिस वे हो गए 9 महीने के 90,000। सो 90,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 90,000 इस असेट की वैल्यू कम हो गई, यानी जो आपने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट के लिए कमाने के लिए 90,000 हमें खर्च करना पड़ा, लेकिन ये खर्च दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमें इसे एडजस्ट करना होगा। तो किस तरह से करेंगे? नाउ वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सो इट रिजल्ट्स इन लॉस। सो डेप्रिसिएशन को हम करेंगे डेबिट एंड दिस डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट, दैट्स व्हाई जर्नल एंट्री इज डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। ठीक है, सो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई एंड डेप्रिसिएशन बढ़ गया। ठीक है, सो नाउ व्हाट द इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम इसे क्या इफेक्ट देंगे और कहां पर हम इसे ट्रांसफर करेंगे? सिंस डेप्रिसिएशन, राइट, इट्स अ लॉस दैट हैज बीन टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एसेट, यानी एसेट के यूज करने के वजह से, दैट्स व्हाई हम इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, राइट, कम हो रही है यानी माइनस हो रही है, दैट्स व्हाई वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम मशीनरी। तो एग्जाम में हमें पेपर में किस तरह से लिखना है? तो हम पेपर में कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमने असेट खरीदी, मोटर कार खरीदी 12 लाख रुपए की, एंड दिस 12 लाख रुपए पर एट द एंड ऑफ द ईयर हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 90,000। आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 11,10,000। नाउ दिस 90,000 डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, राइट, ऑन द नेक्स्ट पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। सो डेबिट साइड पर आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन दिस मोटर कार 90,000। तो हमें समझ में आया कि ऑल दीज एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस, यानी ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हम भूल गए और हमें पता नहीं है। तो सिंस हमें पता नहीं है, राइट, हमें ये इनकॉर्पोरेट करना होगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसीलिए हर एडजस्टमेंट्स के हम 2 इफेक्ट्स देंगे। वन इफेक्ट विल बी डेबिट व्हाइल द अदर वन इज क्रेडिट। ठीक है, एक इफेक्ट डेबिट होगा और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा। तो आज हमने समझा कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट किस तरह से फाइनल अकाउंट में लिखा जाता है। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हर क्वेश्चन में हमें ये आएगा ही आएगा। तो बच्चों और दोस्तों याद रख लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी लेस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नाउ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति या ये हमारा दिमाग कुछ कसरत कर रहा है ना? तो ये दिमाग हमारा मेहनत करता है, हम दिमाग लगाते हैं, हम मेहनत करते हैं। बिजनेस में भी आप ऑब्जर्व करोगे बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने के लिए या एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए कितना क्रिएटिवनेस हमको होना पड़ता है।
हमें कोई चीज बिजनेस के अंदर राइट, जैसे कोई डिसीजंस लेने हो या अगर हमें कोई निर्णय लेना हो, तो वो निर्णय लेने के लिए भी हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। एनी हाउ, बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हमारा साथ देते हैं और इन साथ जो भी हमें व्यक्ति देता है उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं सैलरी, है ना। तो हमारे एम्प्लॉइज को हम प्रोवाइड करेंगे सैलरी, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सैलरी जो भी पे करते हैं राइट, वो उसी मंथ में पे नहीं करते। मतलब अगर हमने सैलरी जनवरी मंथ की है तो जनवरी मंथ की सैलरी हम पे करेंगे फरवरी में। फरवरी मंथ की सैलरी कब पे करेंगे? ऑब्वियसली मार्च में। और मार्च की सैलरी तो 31 मार्च को पे ही नहीं होगी। तो इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि सैलरी जो हमने पे करी राइट, दैट वी हैव पेड फॉर 11 मंथ्स, लेकिन एक महीने की सैलरी देनी रह गई। ओ, यानी यहां पर ये एक ऐसा खर्चा है जो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये खर्चा तो हुआ, एम्प्लॉय ने हमारे यहां काम तो किया, लेकिन सैलरी अभी तक हमने दी नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट द कंसेप्ट इज रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जो देने बाकी है, चुकाने बाकी है। Okay, so let's talk about salary. 1st April 2024 to 31st March 2025 ये हमारे 12 महीने यानी अकाउंटिंग ईयर है। इस अकाउंटिंग ईयर में हमने सैलरी प्रोवाइड करी अप टिल 1st मार्च। सर क्यों? बिकॉज जनरली मार्च मंथ की सैलरी यानी कोई भी मंथ की सैलरी इट इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ, राइट, ऑन द बेस ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। Salary is basically calculated in the month in which you have done the service. जिस महीने सर्विस की जाती है, कैलकुलेट करके पेमेंट इज डन इन द नेक्स्ट मंथ, एंड इस हिसाब से सैलरी लास्ट मंथ की आउटस्टैंडिंग रह जाती है। आउटस्टैंडिंग यानी पेएबल, और जब ये पे करनी रह जाती है तो हमारे लिए असेट होगा या लाइबिलिटी? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये हमारे लिए होती है लाइबिलिटी। सो लेट्स सी, हमने 11 महीने की सैलरी पे करी, तो जब आप सैलरी पे करते हो आपके पास यानी बिजनेस के पास से कैश आ रहा है या जा रहा है? सर हमने सैलरी पे करी यानी बिजनेस ने सैलरी पे करी तो कैश गोज आउट, एंड सिंस सैलरी इज एन एक्सपेंस इट शुड बी डेबिटेड, है ना। सो हम क्या करेंगे? सैलरी पेड, जर्नल एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ सैलरी इज आवर एक्सपेंस, that's why it has debited and cash goes out. आप ऑब्जर्व करेंगे एक महीने की सैलरी इज स्टिल पेएबल, अभी भी देना बाकी है, और सिंस देना बाकी है तो ऑब्वियसली हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आती है? सो जब हम सैलरी आउटस्टैंडिंग रह जाती है राइट, तब हम सैलरी में तो डेबिट करेंगे बिकॉज हमें पे तो करना ही होगा, एंड सेकेंड थिंग इट बिकम्स अवर लाइबिलिटी, एंड सिंस इट्स आवर लाइबिलिटी हम इसे ट्रांसफर करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसका इफेक्ट्स फाइनल अकाउंट में किस तरह से दिखाया जाएगा? सो वी आर अवेयर सैलरी बेसिकली इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम इसे सैलरी में ऐड कर देंगे, एंड सेकेंड आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी राइट, दैट वी हैव टू पे, इसीलिए हम इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी में। तो वी आर अवेयर सिंस ये अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर, इट हैज टू बी इन्वॉल्व टू इफेक्ट्स, यानी इसके दो इफेक्ट्स हमको देने होंगे, एड टू सैलरी एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी। तो सर ये अकाउंट में दिखेगा कैसे? लेट्स सी हियर, इफ यू ऑब्जर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर ऑलरेडी हमने 11 महीने की सैलरी दे दी है, तो जब आपने दे दी है तो वो रिकॉर्ड ऑब्वियसली होगी, बट ये एक महीने की सैलरी देनी बाकी है, तो हम इसे जोड़ देंगे, एड आउटस्टैंडिंग 10,000, आउटर कॉलम में हो जाएगा 1,20,000। गॉट इट हियर? एंड सेकेंड इफेक्ट हम इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ये हमारी बैलेंस शीट है, लेफ्ट साइड में होगी लाइबिलिटीज, एंड लाइबिलिटीज में हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना इजी, दो इफेक्ट हमको दिखाने हैं, हमें ये पता करना है क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो यह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के इफेक्ट्स हमें पता चले। उसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ऑल टुगेदर एडवांस में पे करते हैं।
सर जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम गुड्स बेचते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट, तो प्रोडक्ट बेचना तो हमारा राइट ये बिजनेस की एक्टिविटी है। लेकिन जब ये सप्लाई करना है, जब ये गुड्स प्रोवाइड करना है डिफरेंट और एट लॉन्ग प्लेसेस, तब एट दैट टाइम पर हम अपने गुड्स का प्रोटेक्शन चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे ये गुड्स प्रोटेक्टिवली राइट पहुंचे कस्टमर के घर तक, तो हम इन गुड्स का करवाते हैं इंश्योरेंस। एंड जनरली इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड, यानी 12 मंथ्स। तो जब इंश्योरेंस पे किया जाता है, राइट, इंश्योरेंस के लिए कोई ईयर एंडिंग नहीं होती। बेसिकली इंश्योरेंस इज पेड फ्रॉम द डेट ऑन विच यू आर परचेजिंग दैट इंश्योरेंस पॉलिसी टिल द नेक्स्ट ईयर। सो यहां पर हमें एडजस्ट करना होता है जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे करे। सो यानी एज पर मैचिंग कंसेप्ट हमें ये एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना होगा। तो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू डू विद दीज एडजस्टमेंट्स। सो हियर प्रीपेड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया ऑन 30th जून। Sorry, we have paid insurance premium for the year ending 30th June 2024, यानी हमारा ईयर खत्म होगा 30th जून 2024। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? ऑब्वियसली 12 महीने पहले, तो एक साल पहले 2023, एंड द नेक्स्ट डेट इज 1 जुलाई। सो यानी 1 जुलाई 30th जून 2024 इज द ईयर एंड, और पीछे अगर चले जाएं सो दैट विल बी 1 जुलाई 2023। इस तरह से ये हमारे 12 महीने हुए। लेकिन ये 12 महीने ब्रेकअप होते हैं इन 2 years, इन 2 different years। तो हमें क्या करना होगा, इन द फर्स्ट ईयर दैट इज ऑन 1 जुलाई हमने पहले से ही इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। ओके, सो यानी जुलाई से लेकर के मार्च तक अगर हम काउंट करें तो ये आते हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। एंड 3 मंथ्स का आप ऑब्जर्व करेंगे, अप्रैल से लेकर के जून तक का 3 मंथ्स वी हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस। हमने ये ऑलरेडी एडवांस में पे किया। कब पे किया? ऑब्वियसली वी हैव पेड ऑन 1 जुलाई। पहले जुलाई को ही हमने पूरे के पूरे 3600 रुपए पे कर दिए। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, सिंस ये हमने एडवांस में पे किया है, राइट, हमारे पास इस 3 मंथ्स की सर्विस लेने का अधिकार है। एंड सिंस हमारे पास ये अधिकार है, इट बिकम्स आवर असेट। ओके, सो हियर 3600 इज द प्रीमियम फॉर 12 मंथ्स। तो 12 महीने का 3600, तो इंश्योरेंस प्रीमियम व्हेन यू आर पेइंग इट बिकम्स आवर एक्सपेंस। जब हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है खर्च। ठीक है, तो जब आप खर्च करोगे तो कैश आएगा या जाएगा? सर ऑब्वियसली कैश जाएगा, राइट। बिजनेस से कैश जा रहा है ऑन द नेम ऑफ इंश्योरेंस, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस टू कैश, राइट। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एज इट इज आवर एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। नाउ 3 मंथ्स का वी हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस, यानी यहां पर हमने 900 रुपए पहले से ही एडवांस में पे किए हैं। सर कैसे 900 रुपए आए? 12 महीने के 3600, तो 6 महीने के 1800 यानी इसका हाफ, और 6 महीने का हाफ 3 मंथ्स, तो 1800 के हाफ 900 रुपए। सो ये 900 रुपए हमने ऑलरेडी एडवांस में पे किए हैं। सो दिस एडवांस बिकम्स आवर असेट। ठीक है, और इसे इंश्योरेंस से निकालना होगा, बिकॉज दिस 3600 के अब 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी 2700 और 900 रुपए। तो यानी हमने इंश्योरेंस प्रीपेड किया है, एडवांस में पे किया है। सो दिस प्रीपेड इंश्योरेंस बिकम्स आवर एसेट एंड इंश्योरेंस इज एडजस्टेड। सो यहां पर इंश्योरेंस हमारा एडजस्ट हो रहा है, हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हाउ द इफेक्ट्स वी आर गोइंग टू शो, हम अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस इज आवर एसेट, बिकॉज हमने एडवांस पे किया किसी इंस्टीट्यूशन को इन एडवांस, सो इट बिकम्स आवर एसेट। हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस मांगने का अधिकार है, राइट, एंड इंश्योरेंस से ये एडजस्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसे करेंगे माइनस। ओके, तो अब इसे बाइफरकेशन हम समझते हैं कि 3600 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2700 और 900 रुपए। 2700 होंगे इंश्योरेंस का, इस साल का हमारा खर्च, यानी 2023 से लेकर 31 मार्च,
24 का, एंड 900 रुपए विल बिकम अवर प्रीपेड इंश्योरेंस एज एन एडवांस इंश्योरेंस दैट वी आर पेइंग। तो ये किस तरह से इफेक्ट दिखाया जाएगा फाइनल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी हमने लिखा है टू इंश्योरेंस 3600। हमने 3600 इसलिए लिखा बिकॉज वी हैव पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एंटायर टोटली, पूरे के पूरे 3600 हमने पे कर दिए थे। इसमें से 900 रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए चले गए, तो अब ये प्रीपेड हो गए, यानी इस साल का खर्च है सिर्फ 2700। तो एज पर मैचिंग कंसेप्ट हमें 900 रुपए एडजस्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर करना होगा। सो 900 हमने यहां से लेस कर दिया। एंड सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में असेट साइड पर हम बताएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एज 900। तो कितना इजी, इट्स लाइक एक जगह से हमने अमाउंट निकाल करके दूसरी जगह हमने ऐड कर दिया, राइट? इट्स लाइक एक बर्नी से यानी एक कंटेनर से हमने चॉकलेट निकाली और दूसरा जगह हमने रख दी, है ना? कितना आसान। नाउ थर्ड, लेट्स से द कंसेप्ट ऑफ रिसीवेबल्स। अब ये रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स यानी पैसा मिलने वाला है। जैसे आप ऑब्जर्व कीजिए कितना ब्यूटीफुल ऑफिस है, या क्या कितना ब्यूटीफुल हमारे लिए ये हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है। अब ये प्रॉपर्टी हमारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो अब ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं? हम इसे रेंट पर दे सकते हैं। तो ऐसा ही किया हमने, हमारी ऑफिस रेंट पर दे दी। जब आप रेंट पर अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हो तो हमें इनकम होगी या हमें एक्सपेंस होगा? ऑब्वियसली हमारे लिए इनकम होगी, क्योंकि हमें रेंट मिलेगा, राइट? सो लेट्स से हमारी ये प्रॉपर्टी हमने रेंट पर दी है, और हम रेंट किस तरह से रिसीव करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, देयर आर 12 मंथ्स, हमने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दी, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द मनी, हमारे पास पैसे आएंगे। सो कब से आएंगे? ऑब्वियसली 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से पैसे आते गए आते गए आते गए टिल 31 जनवरी 2025। अगर हम काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, यानी टोटल हो गए 10 मंथ्स। ये 10 मंथ्स का रेंट हमें मिला, राइट? दिस रेंट वी हैव रिसीव्ड फॉर 10 मंथ्स। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 2 मंथ्स, फरवरी एंड मार्च? इसका रेंट हमें मिलना बाकी है। क्या ये हमारी इनकम है? ऑब्वियसली यस। हमने जब प्रॉपर्टी किसी को यूज करने के लिए दी तो हमने ये निर्णय लिया कि हमें आपसे रेंट लेना है, तो जब ये रेंट हमें लेना है तो हमारे लिए ये बनेगी इनकम, राइट? और अब तक ये हमें मिली नहीं है, तो ये हमारे लिए हो गई रिसीवेबल। तो जब हमें रेंट मिलती है, व्हेन वी गेट मनी, एट दैट टाइम हमारे पास कैश आएगा या जाएगा? सर ऑब्वियसली हमारे पास कैश आएगा। सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रेंट विल बी क्रेडिटेड, बिकॉज रेंट हमारे लिए हो गई इनकम। हमें पता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस while credit all incomes and gains. So here in this case rent becomes our income और cash हमारे पास आ रहा है because cash is a real account. Debit what comes in, credit what goes out. What about these 2 months? ये 2 महीने का पैसा मिलना बाकी है, तो सिंस हमारे लिए 2 महीने के पैसे मिलने बाकी है, ये हमारे लिए हो गए असेट, राइट? सो हम रेंट रिसीवेबल लेट्स से 40,000 हमें मिलने बाकी है, तो सिंस मिलने बाकी है, हमारा पैसे मांगने का अधिकार है, सो दिस रेंट रिसीवेबल बिकम्स आवर असेट। सभी असेट को हम डेबिट करेंगे एंड हियर रेंट इज आवर इनकम, दैट्स व्हाई इनकम में रेंट में हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट में हम रेंट रिसीवेबल को लिखेंगे बैलेंस शीट असेट साइड में, while रेंट को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड एज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फाइनल अकाउंट में किस तरह से इफेक्ट दिखाई देगा? लेट्स से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो हम तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी हमने रेंट रिसीव किया है 2 लाख रुपीस एंड 40,000 का रेंट इज रिसीवेबल, यानी ये 40,000 की इनकम हमारी इस साल की है। सिंस ये इस साल की इनकम है, इसीलिए हमें इसे जोड़नी होगी, हमें इसे ऐड करना होगा। फाइन, तो हम इसे जोड़ देते हैं, 2,40,000 हो गई। फाइन, ये 40,000 रुपए तो मिलने वाले हैं, यानी हमारे पास 40,000 मांगने का अधिकार है। दैट्स व्हाई रेंट रिसीवेबल बिकम्स आवर असेट। तो कितना आसान,
राइट, हमारे लिए इनकम मिलने वाली है और बेसिकली असेट बन रही है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लॉजिक अगर हमारे क्लियर होंगे तो हमें ये एडजस्टमेंट समझना कितना आसान हो जाएगा, राइट। सेम वे अगर किसी व्यक्ति ने या हमने ही, राइट, किसी को एडवांस रेंट पे कर दिया या किसी ने हमें एडवांस में पे कर दिया, सो देन इन दैट केस हाउ दिस एडवांस रेंट इज एडजस्टेड, करेक्ट। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ एडवांस रेंट। अब एडवांस रेंट क्या होता है? बेसिकली जब हम प्रॉपर्टी किसी को देते हैं, राइट, जैसे भाड़े पर हमने प्रॉपर्टी दी, तो सामने वाला जो भी पर्टिकुलर टेनेंट है वो टेनेंट हमें पैसे एडवांस में चुका देगा। वो अब एडवांस में चुका देगा यानी हमारे पास रुपए पहले से ही आ गए। ओके, सो अब ये एक्स्ट्रा पैसे जो नेक्स्ट ईयर के हमारे पास एडजस्ट आ गए, अब हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे? सो लेट्स सी नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डिस्कस विद द एडवांस रेंट। ओके, सो सेम ईयर हमारा अप्रैल 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024, here we are receiving an annual rent of 3,60,000 for year ending 30th June 2024। इसका मतलब हमें जो रेंट मिला वो ईयर एंडिंग 30th जून 2024 तक मिला। तो ये हमने स्टार्ट कब किया? ऑब्वियसली 12 महीने पहले, क्योंकि एनुअल रेंट है, एनुअल मींस 12 महीने। तो सिंस ये एनुअल यानी 12 महीने का रेंट है, 12 महीने पहले देखा जाए तो इट विल बी 1 जुलाई 2023। आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पर 9 मंथ्स तो हमने रेंट लिया ही है एज हमारी इनकम है, बट 3 मंथ्स की इनकम हमने एडवांस में ले ली है। हो यानी जब हम ये इनकम एडवांस में लेते हैं तो हमारे लिए ये बन जाती है लाइबिलिटी। सर क्यों लाइबिलिटी बन जाती है? द रीजन इज दैट ये हमारे लिए इनकम तब होगी जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जब हम उन्हें अलाउ करेंगे ये 3 मंथ्स यूज करने के लिए। सिंस ये 3 मंथ्स तो हमारे नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं, तो इस साल यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 हमने ये अलाउ नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई ये हम अलाउ करेंगे नेक्स्ट ईयर। हमें ये इनकम तभी अपने मतलब ये इनकम हमें तब इनकम कहलाएगी, ये रुपए हमें तब इनकम कहलाएंगे जब हम इसे अर्न करेंगे, और ये अर्न तब होगा जब ये पूरा का पूरे 12 महीने कंप्लीट होंगे। सो लेट्स सी हियर, हमने ये 3 मंथ्स के रुपए पहले से ही एडवांस में ले लिए। सो 3,60,000 12 महीने का, राइट, हमें पैसे पहले से ही मिल गए। सो व्हेन यू रिसीव मनी इन एडवांस, इनफैक्ट जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम कैश को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? ऑब्वियसली हम इसे डेबिट करेंगे। सो कैश विल बी डेबिटेड एंड वी आर गेटिंग कैश ऑन द नेम ऑफ रेंट। तो जर्नल एंट्री आ जाती है कैश टू रेंट। लेकिन ये जो रुपए हैं 3 मंथ्स के, ये हमने एडवांस में लिए हैं, ये इस साल के नहीं है। सिंस ये इस साल के नहीं है, हमें इसे निकाल कर नेक्स्ट ईयर के लिए रखना होगा, यानी हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो 3 मंथ्स का कितना होगा? हमें पता है 12 महीने का 3,60,000, तो 6 महीने के 1,08,000, हाफ ऑफ दिस, एंड 6 का हाफ 3 है, तो 1,80,000 का हाफ होता है 90,000। ठीक है, सो 90,000 हमें एडवांस मिला है, एंड सिंस एडवांस रेंट इज आवर लाइबिलिटी, हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। तो ये एडवांस रेंट हम इस रेंट से डिडक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस करने के लिए हमें इसे ऑपोजिट इफेक्ट देना होगा। ठीक है, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट में रेंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज रेंट हमारे लिए इनकम है, लेकिन वो इनकम अर्न्ड नहीं हुई है दिस ईयर, दैट्स व्हाई हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये इफेक्ट होंगे। 3,60,000 विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2,70,000 जो होगा रेंट रिसीव हमारे इस साल का, यानी 2023-24 का, and while 90,000 is our advance rent। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर हमने ऑलरेडी रिसीव किए हैं 3,60,000, लेकिन 90,000 is the money that we have received in advance, right? So ये 90,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आउटर कॉलम में बताएंगे 2,70,000।
and this 90,000 will show it in balance sheet liability side. तो लाइबिलिटी में हम दिखा देंगे 90,000। कितना इजी। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिजनेस में एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। सो बेसिकली बिजनेस में ये 4 एडजस्टमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से वाले? आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, एडवांस एंड प्रीपेड। ये 4 एडजस्टमेंट्स हर बिजनेस के अंदर एडजस्ट करने ही होते हैं, बिकॉज हमारे कुछ ना कुछ खर्चे आउटस्टैंडिंग होंगे, कुछ ना कुछ खर्चे हमने एडवांस में किए होंगे। उसी तरह से इनकम, या तो इनकम हमारी रिसीवेबल होगी या तो इनकम पहले से एडवांस होगी। सो बिजनेस में ये 4 बेसिक एडजस्टमेंट्स कंपल्सरीली होते ही होते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली एडजस्टमेंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए।